नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नवंबर 2023 का राजस्थान का करंट अफेयर। हालांकि विधानसभा चुनावों का परिणाम दिसंबर को आया था, लेकिन दिसंबर की पीडीएफ जनवरी की शुरुआत में आ पाती, काफ़ी लेट हो जाता, जबकि ये इंपॉर्टेंट था। इसलिए मैंने विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है उसका सारा डेटा इसके अंदर शामिल कर लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री और जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम काफ़ी लेट सामने आया था, तो उसके संबंध में डिटेल इसके अंदर नहीं है। उसके संबंध में मैंने हिस्ट्री 360 एप्लीकेशन में जो करंट अफेयर का ग्रुप है उसके अंदर डिटेल डाल दी है कि भी उन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ा है, किसके सामने लड़ा है, इस प्रकार की बातें उसके अंदर 2-4 लाइन थी, वो मैंने उसके अंदर डाल दी है। बाकी परिणाम का सारा डेटा इसके अंदर मैंने कवर कर लिया है। तो विधानसभा चुनाव के शुरुआत से लेकर और परिणाम तक की सारी जानकारी इसके अंदर है। बाकी कोई बहुत बड़ी पीडीएफ ये नहीं है, क्योंकि नवंबर दिसंबर के अंदर आचार संहिता लगी हुई थी, तो सरकारों का कोई कामकाज, कोई घोषणाएं तो थी नहीं, नॉर्मल से ही न्यूज़ थे। उसके संबंध में मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर काफ़ी कम पेज में 4 पेज के अंदर डाल दी हैं। शुरुआत करते हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा 9 अक्टूबर को हुई और जिस दिन चुनावों की घोषणा होती है उसी दिन आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और वो आदर्श आचार संहिता परिणाम के अगले दिन यानी 4 दिसंबर को हटने की घोषणा हुई। हालांकि इसमें पहले 5 टाइप हो गया था, क्योंकि 5 को न्यूज़पेपर में आई थी, लेकिन वो पिछले दिन हट गई थी, तो इसको मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिया है। तो 4 दिसंबर एकदम सही है, 4 दिसंबर को हट गई थी। हालांकि कोई पूछे जाने वाली बात मुझे लगती नहीं है। नामांकन दाखिल का कार्य 30 अक्टूबर से 6 नवंबर को हुआ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने शुरू में जो चुनाव आयोग ने जो जो बातें बताई थी वो मैंने लिख दी थी। और 9 नवंबर तक नाम वापसी ले सकते थे। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, मतदान है वो 25 नवंबर को हुआ है। पहले तारीख 23 नवंबर घोषित की गई थी, लेकिन उस दिन शादी विवाह का काफ़ी बड़ा मुहूर्त था, इसलिए 25 नवंबर कर दिया गया। मतगणना 5 राज्यों में 3 दिसंबर को होने वाली थी। एक राज्य में मिजोरम में अगले दिन हुई, बाकी 4 राज्यों में 3 दिसंबर को मतगणना हुई। तो 5 राज्यों के चुनाव थे इसके अंदर, जिसमें मिजोरम शामिल था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल था और एक तेलंगाना शामिल था। अब इसमें राजस्थान के अंदर कुल सीटें 200 थी, जिसमें से 199 सीटों पर ही चुनाव हुए। एक सीट पर जनवरी में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि श्री करणपुर, श्री गंगानगर विधानसभा पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका निधन हो गया था। इसके कारण वो चुनाव स्थगित कर दिया गया था। अब दोबारा जब चुनाव होता है तो पूरा जो नामांकन प्रक्रिया दोबारा शुरू नहीं होती है, आप ध्यान रखें। सिर्फ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जिनका निधन हुआ है, तो कांग्रेस ही नया प्रत्याशी घोषित करेगी और उनका नामांकन दाखिल होगा। बाकी जो प्रत्याशी थे, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे राष्ट्रीय दलों के हों या फिर राज्य से मान्यता प्राप्त दलों के हों, उन सब का जो पहले नामांकन था वही मान्य रहेगा, उसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो गुरमीत सिंह कुन्नर कांग्रेस प्रत्याशी थे, इनके कारण चुनाव स्थगित हो गया था, इनकी मृत्यु के कारण। तो 5 जनवरी को वहां पर चुनाव होगा। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि विधानसभाओं और लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो एससी के लिए राजस्थान में 34 सीटें आरक्षित हैं और एसटी के लिए राजस्थान में 25 सीटें आरक्षित हैं। जबकि लोकसभा की बात करें तो इनके लिए 4 और 3 सीटें आरक्षित हैं, यानी एससी के लिए लोकसभा में 4, जबकि एसटी के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं। यहाँ पर आप 34 और 25 का जोड़ निकाल के और फिर 200 में से घटा देंगे तो वो सामान्य के लिए सीटें हो जाएंगी। फिर उसके बाद में कुल पंजीकृत मतदाता, टोटल वोटर्स, जो फाइनल वोटर लिस्ट बनी पूरे राजस्थान की, उसमें टोटल वोटर्स कितने थे। देखिए ये एग्जैक्ट आंकड़े तो किसी को याद नहीं रहते, आप लगभग याद रख लिया करो। 5 करोड़ 29 लाख, 5 करोड़ 29 लाख 31,152 मतदाता थे। इनमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 2 करोड़ 74 लाख के करीब, जबकि महिला मतदाताओं की बात करें तो 2 करोड़ 53 लाख के करीब हैं। आप इनका प्रतिशत भी यहाँ निकाल कर लिखना चाहें तो निकाल सकते हैं, आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा, कुछ सेकंड में ही आप कैलकुलेटर की सहायता से निकाल के प्रतिशत यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 2.74 करोड़ यानी 2 करोड़ 74 लाख पुरुष मतदाता और 2 करोड़ 53 लाख महिला मतदाता, ये कुल मतदाता है। वोट डालने वालों का मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको। 18 से 19 आयु वर्ष के मतदाता थे लगभग 22.71 लाख। फिर उसके बाद में मतदान कितना हुआ, देखिए ईवीएम से कुल मतदान हुआ, क्योंकि देखिए बैलेट पेपर से भी मतदान हुआ है, सरकारी कर्मचारियों ने भी काफ़ी ने उसमें डाला है, और इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता थे उनमें से भी कुछ ने उसमें वोट डाला है, और जो दिव्यांग मतदाता थे उनने भी इसके अंदर वोट डाला है। तो वो अलग हो गया। ईवीएम की हम बात करें, क्योंकि बैलेट पेपर में ये पता नहीं चलता कि कौन पुरुष था, कौन महिला थी, कौन दिव्यांग था, कौन 80 वर्ष का, क्योंकि दिव्यांग और 80 वर्ष का एक साथ था, कर्मचारियों के एक साथ था, तो उसमें महिला पुरुष नहीं छाड़ सकते। तो ईवीएम से कुल मतदान हुआ, उसमें से 3 करोड़ 92 लाख टोटल मतदान में से महिलाओं ने वोट डाले 1.88 करोड़, जबकि पुरुषों ने वोट डाले 2.04 करोड़। तो ये आप थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा देखने की बात है, बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि और बहुत से इसमें डेटा है इंपॉर्टेंट पूछने को।
थर्ड जेंडर द्वारा कितने वोट डाले गए ईवीएम में, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड होता है उसका, 348 वोट डाले गए। 199 विधानसभा क्षेत्रों में कुल प्रत्याशी थे, ये निर्दलीय वगैरह सब मिलाकर है, 1862 प्रत्याशी थे। कुल मतदान केंद्र राजस्थान में कितने स्थापित किए गए, 51,507, 51,500 के करीब आपको डेटा याद रह जाएगा तो ठीक है। मतदान का प्रतिशत, जब चुनाव हुआ 25 तारीख को, तो मतदान देखिए 75.45%, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। देखो ये जो मैंने जो बोल्ड कर रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 75.45% मतदान हुआ। पिछली बार की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, 0.73% की वृद्धि हुई है, 0.73। अब 0.73 में क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्याओं को अलग अलग ही बोला जाता है। तो 0.73% की वृद्धि हुई है। इसमें देखिए पोस्टल बैलेट से कितना मतदान हुआ है, 0.83%, यानी 1% से भी कम है मतदान पोस्टल बैलेट से। और ईवीएम और पोस्टल बैलेट दोनों को मिला दें तो 75.45 बनता है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो ईवीएम से हुआ है 74.62% मतदान, बैलेट पेपर से हुआ है 0.83% मतदान, और टोटल मतदान का प्रतिशत हो गया राजस्थान में 75.45%, जो कि पिछली बार से 0.73% अधिक है। ईवीएम से जो पुरुषों ने मतदान किया उसका प्रतिशत है 74.53%, जबकि महिलाओं ने जो मतदान किया, संख्या मैंने ऊपर लिखी थी, संख्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, प्रतिशत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो महिलाओं का प्रतिशत है 74.72%। अब आप यहां पर देख सकते हैं क्लियरली कि दोनों का 74 से अधिक है, एक का 74.53 है और महिलाओं का 74.72 है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक है। अगर आप संख्या देखेंगे तो चूंकि पुरुषों की संख्या वैसे ही ज़्यादा है तो मतदाता भी ज़्यादा हैं, तो मतदान करने वाले पुरुषों की संख्या आप देखेंगे तो ज़्यादा मिलेगी, लेकिन प्रतिशत आप देखेंगे मतदान का तो महिलाओं का मतदान का प्रतिशत ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में। कितना ज़्यादा है, 0.19% ज़्यादा है। फिर उसके बाद में ग्रामीण और शहरी मतदान का प्रतिशत, तो गांवों में ज़्यादा वोट पड़े हैं, ग्रामीण मतदान का प्रतिशत है 75.68% और शहरी मतदान का प्रतिशत है 71.23%। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत किस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, ये हुआ है कुशलगढ़ में। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाला विधानसभा क्षेत्र कुशलगढ़ में। तो सबसे पहले नंबर पर कुशलगढ़ है 88.13%, दूसरे नंबर पर पोखरण में हुआ है और तीसरे नंबर पर तिजारा में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है प्रतिशत में। यदि हम बात करें तो न्यूनतम क्या बोल रहा हूं मैं, न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाला विधानसभा क्षेत्र है आहोर। आहोर में सिर्फ 61.24% मतदान हुआ। दूसरे नंबर पर मारवाड़ जंक्शन और तीसरे नंबर पर सुमेरपुर पाली। सर्वाधिक महिला मतदान, महिलाओं का मतदान का प्रतिशत सबसे ज्यादा, प्रतिशत की बात कर रहे हैं, पोखरण में सर्वाधिक महिला मतदाताओं ने वोट डाला है 88.23% महिलाओं ने, और सबसे कम महिला मतदान हुआ है जोधपुर के अंदर 62.97%। तो महिला मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा पोखरण में और सबसे कम मतदान का प्रतिशत महिलाओं का रहा जोधपुर में। मतदान प्रतिशत में पहले की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, बसेड़ी में 9.6% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर तारानगर चूरू में और तीसरे नंबर पर आसपुर में। तो बसेड़ी, तारानगर, आसपुर। तो बसेड़ी तो आप जरूर याद रखें कि मतदान में सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि कहाँ पर हुई है, और मतदान प्रतिशत में सर्वाधिक कमी हुई है फलोदी में, 7.15% की यहाँ पर कमी हुई है। दूसरे नंबर पर हिंडौन है, तीसरे नंबर पर जैसलमेर है। शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान वाला जिला, अब यहाँ विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, हम जिले की बात कर रहे हैं। तो शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हनुमानगढ़ जिले में हुआ है 76.65, ये डेटा इतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान वाला जिला है बांसवाड़ा, 84.32%। 199 में से 117 सीटें ऐसी थी जहां पर मतदान प्रतिशत में पिछली बार की तुलना में वृद्धि हुई है, और 82 सीटें ऐसी थी जिसमें मतदान प्रतिशत में पिछली बार यानी 2018 की तुलना में कमी हुई है। ये हम सिर्फ विधानसभा चुनाव का डेटा ही आपस में कंपेयर कर रहे हैं 2018 और 23 का। होम वोटिंग, अब होम वोटिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया 80 वर्ष से अधिक के जो आयु के लोग थे, सब नहीं थे, उसमें से कुछ लोगों ने ही मतदान किया है, और दिव्यांग थे। तो 49,365 तो 80 वर्ष से अधिक के लोग थे, और लगभग 11,656 दिव्यांगों ने वोट डाला है पोस्टल बैलेट के माध्यम से, होम वोटिंग के माध्यम से, इनके घर पे जाके उनसे वोट डलवाया गया था। फिर उसके बाद में है न्यूनतम मतदाता वाले बूथ, कहां पर सबसे कम वोटर थे, वोट डालने वाले नहीं, टोटल वोटर लिस्ट के अंदर। तो एक तो बाड़मेर का पार, ये विधानसभा क्षेत्र का
शिव विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है बाड़मेर का पार, इस बूथ पर सिर्फ 35 वोटर थे। और उसके अलावा जैसलमेर विधानसभा का एक गांव है मालीगंडा, इस पर भी सिर्फ 35 वोटर थे। तो ये सबसे कम वोटों वाले बूथ थे। और 50 या 50 से कम वोटों वाले 6 बूथ थे टोटल। इतनी डिटेलिंग की तो आवश्यकता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र शेरगांव माउंट आबू, 117 मतदाता थे यहाँ पर, और ये 1500 मीटर ऊंचाई पर है। बूथ क्रमांक 170 है। इतनी ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं। 1500 मीटर ऊंचाई पर है और शेरगांव माउंट आबू ये बूथ है राजस्थान का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। ये बार बार नाम आता ही है अखबार में। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता, इनको एक पुरस्कार भी मिला था जिसका जिक्र हम ही आगे पुरस्कार वाले सेक्शन के अंदर करेंगे। और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इनका नाम आपने ज़्यादा सुना होगा इस चुनाव के दौरान, बार बार अखबार में आता था, प्रवीण गुप्ता। तो निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं मधुकर गुप्ता, और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे इन चुनाव के लिए प्रवीण गुप्ता। अब विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात आती है। वो तो वोटिंग तक का हो गया सारा। 16वीं विधानसभा में 199 सीटों में से भाजपा ने जीती है 115 सीटें, कांग्रेस के खाते में आई हैं 69 सीटें और अन्य के खाते में आई हैं 15 सीटें। इसके अंदर हम अन्य पार्टियों की बात करें तो देखिए यहाँ पर आप सिर्फ सीट के हिसाब से बात करेंगे तो बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी है, उसकी 3 सीटें आई हैं। बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की 2 सीटें आई हैं। आरएलपी की 1 सीट आई है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, और आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल जो जयंत चौधरी वाला है उसकी 1 सीट आई है, जो पहले मंत्री भी थे और भरतपुर से सीट से वो जीते हैं, वो अब की बार दोबारा जीत गए हैं। तो आरएलडी की 1 सीट आई है। भाजपा का वोट प्रतिशत 41.69% रहा, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 39.5। तो भाजपा का 41.69 और कांग्रेस का वोट प्रतिशत है 39.53, लगभग 2.2 के आसपास, 2.1 के आसपास यहाँ पर इनमें अंतर रहा है। फिर उसके बाद में सीटों के हिसाब से देखिए, सीटों के हिसाब से तो तीसरी बड़ी पार्टी है बीएपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। ये जो भारतीय आदिवासी पार्टी है इसकी 3 सीट आई है, तो सीटों के हिसाब से तो तीसरे नंबर पर है। जबकि वोट शेयर की हम बात करें कि टोटल राजस्थान में कितने वोट मिले हैं किसी पार्टी को, उसमें तीसरे नंबर पर आरएलपी तीसरी बड़ी पार्टी है जिसको 2.39% वोट मिले हैं। नोटा को कितने वोट मिले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटा को मिलने वाले वोटों की संख्या 1% से कम है, लेकिन लगभग 1% है, 0.96%, 0.96%। अब देखिए महिला विधायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी के लिए नहीं, ये अगले 5 साल तक इंपॉर्टेंट बना रहता है। महिला विधायक चुनी गई हैं 199 में से 20। 2018 में जब परिणाम आए थे तो 22 थी, बाद में उपचुनाव वगैरह होते रहते हैं तो संख्या ये बढ़कर 24 हो गई थी। अभी जो 20 विधायक चुनी गई हैं उसमें से बराबर संख्या है, भाजपा की 9 है, कांग्रेस की 9 है और अन्य की 2 हैं। 9 भाजपा, 9 कांग्रेस और 2 अन्य, यानी टोटल 20 महिला विधायक चुनी गई हैं। आप इनका प्रतिशत निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लगभग 10% के करीब होता है। 25 से 30 वर्ष की उम्र के विधायक 4 विधायक चुने गए हैं। 25 से 30 वर्ष जिनकी उम्र है, इनमें सबसे युवा विधायक हैं रविंद्र सिंह भाटी, जो काफी चर्चित भी रहे। शिव विधानसभा, बाड़मेर की शिव विधानसभा है, यहां से विधायक चुने गए हैं रविंद्र सिंह भाटी। और निर्दलीय उम्मीदवार, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार थे, और इनके सामने जो फतेह खान हैं वो भी निर्दलीय उम्मीदवार थे। 3950 वोट से इन्होंने फतेह खान को हराया है। दूसरे कम उम्र के प्रत्याशी हैं 27 वर्ष के अंशुमान सिंह भाटी, कोलायत बीकानेर से। तो ये अंशुमान सिंह भाटी हैं, इनकी उम्र 27 वर्ष है, कोलायत बीकानेर से है ये। तीसरे सबसे छोटे हैं थावरचंद, इनकी उम्र 28 वर्ष है। इन्होंने प्रतापगढ़ से, ये बीएपी पार्टी के हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी के, ये धारियावाद, प्रतापगढ़ जिले की धारियावाद सीट से ये चुने गए हैं। और चौथे हैं उमेश मीणा, ये डूंगरपुर की आसपुर सीट से चुने गए हैं, ये भी भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक हैं, इनकी उम्र 30 वर्ष है। तो इन पर हालांकि थोड़ा थोड़ा देख लेना चाहिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। सबसे अधिक आयु के विधायक, हालांकि 2 की 83 वर्ष दे रखी थी, लेकिन हम दिनों का हिसाब लगाएं तो किशनगढ़ बास से जो कांग्रेस के दीपचंद खैरिया थे, उनकी उम्र सर्वाधिक है, 83 वर्ष ही है, और कुछ दिन है, उनको आपको हिसाब लगाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा उम्रदराज विधायक कौन है वर्तमान 16वीं विधानसभा में, तो आप कहेंगे दीपचंद खैरिया किशनगढ़ बास से। दूसरे हरिमोहन शर्मा हैं, वो भी कांग्रेस के हैं, बूंदी से विधायक हैं, वो भी लगभग 83 वर्ष के हैं। 80 या उससे अधिक वर्ष के तीसरे विधायक, टोटल 3 विधायक हैं जिनकी उम्र 80 या उससे अधिक है। तीसरे विधायक हैं कोटा उत्तर से कांग्रेस के शांति धारीवाल, जो कि कांग्रेस सरकार में मंत्री भी थे। कोटा उत्तर से शांति धारीवाल 80 वर्ष।
75 वर्ष या उससे अधिक की उम्र की विधायकों की बात करें तो 7 विधायक चुने गए हैं। सबसे ज्यादा अंतर से जीत किसकी ने दर्ज की है, तो भाजपा की सांसद थी दिया कुमारी। उन्होंने 71,368 वोटों से कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को हराया है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, इन्होंने इस्तीफा भी दिया है कुछ दिन पहले। तो 71,368 वोटों से दिया कुमारी यहाँ पर जीत दर्ज की है। विद्याधर नगर सीट थी जयपुर की, जहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था, विद्याधर नगर। सबसे छोटे अंतर की जो जीत है वो हंसराज पटेल की है कोटपुतली से, और ये भाजपा के हैं, और 321 वोट से इन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र सिंह यादव को हराया है। तो सबसे छोटी जीत हंसराज पटेल कोटपुतली से भाजपा के, और सबसे बड़ी जीत विद्याधर नगर से दिया कुमारी भाजपा की 71,368 वोट से। जो सांसद विधायक बने, दिया कुमारी विद्याधर नगर जयपुर से विधायक बनी है। राज्यवर्धन सिंह ये झोटवाड़ा जयपुर से विधायक बने हैं। बाबा बालकनाथ ये तिजारा से विधायक बने हैं। किरोड़ीलाल मीणा ये सवाई माधोपुर से विधायक बने हैं। ये सभी एमपी थे जो अभी विधायक बने हैं, लोकसभा सांसद थे ये। इनमें से एक राज्यसभा सांसद हैं, बाकी सभी ये लोकसभा सांसद थे। आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की जानकारी, ये चुनाव से पहले ये कहा गया था कि जो पार्टियां जिन उम्मीदवारों को टिकट देती हैं या जो निर्दलीय भी लड़ते हैं, उनको अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी। उसके लिए फॉर्मेट भी दिया गया था, और ये भी बताया गया था अखबारों में प्रकाशित करना है, उन अखबारों की इतनी प्रतियां होनी चाहिए जिसके अंदर ये प्रकाशित किया जाना है। तो ये कुछ जानकारी थी, हालांकि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे एक बार मिल गई थी तो मैंने यहाँ पर लिख दी। एक इसके अंदर फॉर्मेट C1 था, और जो कि प्रत्याशी के लिए था, जो उम्मीदवार है, और फॉर्मेट C2 था, वो राजनीतिक दलों के लिए था। इसमें 3 बार आपको आपराधिक मामलों की जानकारी प्रदर्शित करनी थी। राष्ट्रीय स्तर के ऐसे समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या 75,000 प्रतिदिन हो, तथा स्थानीय समाचार पत्र जिसकी प्रतिदिन 25,000 प्रतियां प्रकाशित हो। इसी प्रकार टीवी चैनल्स में 7 सेकंड तक इनका प्रसारण करवाया गया है। फॉन्ट का आकार कम से कम 12 का होना चाहिए। प्रकाशन की सूचना 72 घंटे में निर्वाचन आयोग को फॉर्मेट C8 में भरकर देनी होती है कि हमने प्रकाशित कर दिया है, ये सूचित करना होता है निर्वाचन विभाग को। इसके अलावा प्रारूप C7 में आपराधिक रिकॉर्ड वाले अभ्यर्थी के चयन के 48 घंटों के भीतर यह प्रकाशित करना होता है कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों चुना है जिसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ये कुछ जानकारियां थी, मैंने लिख दी इसके अंदर, एक बार पढ़ने में कुछ नहीं जाता। NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में राजस्थानियों को आरक्षण दिया गया है। कितना? 29%। जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में 29% का आरक्षण दिया जाएगा। अतः कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो क्लैट आयोजित होता है हर साल तो 2024 का जो क्लैट है उसमें जोधपुर में, ये जो NLU जोधपुर है, इसके अंदर 120 में से 35 सीटों पर राजस्थानियों को प्रवेश मिलेगा। 29% के हिसाब से 35 सीटों पर। इस बार OBC और MBC के आरक्षण का भी इसमें प्रावधान किया गया है। मेंटर डाइट फैकल्टी नियुक्त, जिन विद्यालयों का पिछले वर्ष बोर्ड परीक्षा का परिणाम न्यून रहा था, उनमें सुधार करने के लिए, उनको सुझाव देने के लिए, उनकी रणनीति बनाने के लिए कुछ मेंटोर नियुक्त किए गए हैं। वो जो हर जिले के अंदर डाइट संस्थान होते हैं, तो डाइट की ओर से 125 विद्यालयों में मेंटोर डाइट फैकल्टी की नियुक्ति की गई है, जिन विद्यालयों का परिणाम एकदम न्यून रहा था। लगभग आप मान सकते हैं 25% से जो कम रहा था, उनको यहाँ पर लेने का प्रयास किया गया है। ये डाइट फैकल्टी क्या करेंगी? विद्यालय का भौतिक निरीक्षण करेंगी, विद्यालय के गत वर्ष के परिणाम की जानकारी लेंगे, और परिणाम क्यों कम रहा वो जानेंगे, और आगामी वर्ष में कैसे सुधार किया जा सकता है, और कौन जो टीचर पढ़ा रहे हैं बोर्ड की क्लासेस का जिनका परिणाम न्यून रहा है, उनसे चर्चा करेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे। गांधी विचार व दर्शन में PG डिप्लोमा करवाया जाएगा, और ये करवाएगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। 2024-25 का जो सत्र है उससे ये गांधी विचार और दर्शन में PG डिप्लोमा का ये 1 वर्षीय कोर्स राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में आरंभ होगा। मीराबाई पर डाक टिकट, हालांकि ये पहली बार जारी नहीं की गई है, पहली बार 1952 में मीराबाई पर डाक टिकट जारी की गई थी, और ये पहली महिला थी आज़ाद भारत की जिनके ऊपर डाक टिकट जारी की गई थी। अभी क्या है कि मथुरा के अंदर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, और उसी अवसर पर उन्होंने मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लिया था, और इस अवसर पर उन्होंने 525 रुपये का एक सिक्का जारी किया, क्योंकि 525वीं जयंती थी, और उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी की है। हालांकि ये मथुरा से संबंधित बात थी, लेकिन चूंकि ये राजस्थान से संबंधित है मीरा कुमारी, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। ST2 ये देश की सबसे उम्र दराज बाघिन बन गई है, और नवंबर माह में इनकी आयु 19 वर्ष 4 माह हो गई थी, और इनसे बड़ी बाघिन भारत में अभी कोई नहीं है। तो सरिस्का अलवर में है ये बाघिन ST2।
राज्य में खाद्यान्न उत्पादन में 8.1% की वृद्धि। ये आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, राज्यों की स्थिति रिपोर्ट। हालांकि काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, काफ़ी बड़ा डेटा है। मैंने इसको डाउनलोड करके देखने की कोशिश की, फिर उसमें उतने फैक्ट थे, मुझे लगा कि इसमें तो बहुत कुछ निकल आएगा, तो इतना मैं नहीं लिख सकता था, और इम्पोर्टेंट भी नहीं होता और याद भी नहीं रहता। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट बात आई थी अखबार में हेडलाइन, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है कि आरबीआई द्वारा जो राज्यों की स्थिति रिपोर्ट है उसके अनुसार 2022-23 में राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन 8.1% बढ़ा है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जारी की गई है जो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उनके द्वारा 26 नवंबर को। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है, लेकिन किन में राजस्थान का पहला या दूसरा स्थान है वो मैंने इसके अंदर लिखा है। इसके तहत प्रदान किए गए आंकड़े पशु एकीकृत नमूना सर्वेक्षण 2022-23 पर आधारित है। वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि राजस्थान दूसरे स्थान पर है। दूध उत्पादन में 2022-23 के दौरान, यानी मार्च 2022 से फरवरी 2023 के दौरान, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर और राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार। जबकि ऊन उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर होता है, हमेशा पहले स्थान पर ही है, और राजस्थान की ऊन उत्पादन में हिस्सेदारी भी काफ़ी अधिक है, 47.98%, लगभग 48% हिस्सेदारी राजस्थान की ऊन उत्पादन में है। राजस्थान में लिंग अनुपात 946 बना हुआ है। हाँ, बार बार में ये रिपोर्ट आती रहती है। हालांकि आप जनगणना के हिसाब से भी याद रख लिया कि क्योंकि दोबारा जनगणना हुई नहीं है कोविड के कारण, तो पीछे वाली जनगणना के ही आंकड़े रहते हैं, तो वो जनगणना के आंकड़े भी आप देख के जाना। वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 की है ये। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में राजस्थान का लिंगानुपात 946 बताया गया है, 946। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसका गठन किया गया है 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत। सभी राज्यों में होना है। अभी तक महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हुआ था। अभी इसमें बात चल रही है कि अभी जल्द ही राजस्थान में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, यानी SSSA शॉर्ट में इसको कहें तो SSSA है ये, इसका गठन होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये कवायद की जा रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित प्रदेश के तकरीबन 30,000 स्कूलों को इससे जोड़ा जाएगा। इसके बनने से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती मिलेगी और स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी राज्यों में इसका गठन किया जाना है। तो राजस्थान में भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाई जाएगी। भारत की सबसे बड़ी नवीकरण ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, AGEL, भारत की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा कंपनी बन गई है। AGEL ने राजस्थान में 0.15 मेगावाट का कोई सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया है। उसके बाद में इनकी जो कुल क्षमता है वो 8.4 गीगावाट की हो गई है। इनमें से 5 गीगावाट सौर ऊर्जा का हिस्सा है। तो सबसे बड़ी हरित ऊर्जा कंपनी बन गई है। हरित में सौर भी आ जाता है, पवन भी आ जाता है, हाइब्रिड भी आ जाता है। तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बनी है। अब देखो, इससे मुझे एक याद आया, एक सितंबर के महीने में चौथे पेज पे आप देखना, तो वहाँ पर गैर नवीकरणीय से संबंधित कोई एक एक्सीलेंस सेंटर था, गैर नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित, और कोई एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना थी MBM यूनिवर्सिटी में। तो उसके आगे मैंने जयपुर लिख दिया था, वो आप जोधपुर कर लेना। उसके अंदर जो मैंने नोट्स दिए थे उसमें भूल से जयपुर छप गया। हालांकि बजट में जब घोषणा हुई थी तो मैंने जोधपुर लिखा था, लेकिन उसमें MBM यूनिवर्सिटी के आगे जयपुर छप गया। उसको आप जोधपुर कर देना। सितंबर में आपको चौथे पेज पे मिलेगा वो। राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा नीति। अब ऊर्जा नीति के संबंध में मैंने ये लिखा है कि क्या लक्ष्य तय किया गया है। तो टोटल 90 गीगावाट, या आप मेगावाट में बात करें तो 90,000 मेगावाट का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें अलग अलग मैं आपको बताऊं तो 2029-30 तक सौर क्षमता 65 गीगावाट, पवन व पवन सौर हाइब्रिड दोनों को मिलाकर, अकेली पवन और पवन सौर हाइब्रिड को मिलाकर 15 गीगावाट और 10 गीगावाट हाइड्रो, तो ये तीनों को मिलाकर टोटल जो है वो 90 गीगावाट की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2023 में रखा गया है। कब तक? 2029-30 तक 90 गीगावाट। वेद संरक्षण योजना, ये राजस्थान संस्कृत अकादमी जो कि झालाना डोंगरी जयपुर में स्थित है, इसके तहत इन्होंने सामवेद और अथर्ववेद की संपूर्ण संहिता की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की है, जिसका अक्टूबर में लोकार्पण किया था डॉक्टर BD कल्ला ने। सामवेद और अथर्ववेद की संपूर्ण संहिता का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड राजस्थान संस्कृति अकादमी ने किस योजना के तहत किया है? वेद संरक्षण योजना के तहत इन 2 वेद का रिकॉर्ड कर लिया गया है।
अपार आईडी, APPARID, फुल फॉर्म इसका है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यानी ये सभी विद्यार्थियों की देश में एक आईडी बनाने का प्रयास है, जिसमें बचपन से लेकर वो जब तक पढ़ते हैं उनका सारा रिकॉर्ड उसके अंदर रहे, हर प्रकार का रिकॉर्ड उनका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो दर्ज हो जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बदलावों के तहत ये अपार आईडी बनाई जाएगी। अपार आईडी वन नेशन वन स्टूडेंट वन आईडी का हिस्सा है और शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्कूलों से गुजारिश की गई है कि वे इस आईडी को क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट के पेरेंट्स की इजाज़त लें। अपार आईडी के तहत देश के सभी स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल आईडी सिस्टम होगा, जिसमें बचपन से पढ़ाई का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक का एक स्टूडेंट का पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड दर्ज होगा। अपार के जरिए एक ऐसा डिजिटल सिस्टम भी क्रिएट होगा, ऐसा है ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, जिसमें स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स और अचीवमेंट्स जैसे कि रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड वगैरह स्टोर कर सकेंगे। तो ये अपार आईडी है 2020 की एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। निपुण मेला, ये सरकारी विद्यालयों में अभी निपुण मेले का आयोजन किया गया था। सभी सरकारी विद्यालयों में 1 दिसंबर को निपुण मेले का, इसमें विद्यार्थियों ने अलग अलग स्टॉल बनाई और अपनी प्रतिभा का वहां पर प्रदर्शन किया था। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार विद्यार्थियों द्वारा सभी राजकीय विद्यालयों में निपुण मेले का आयोजन किया गया। 1 दिसंबर को त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास 13 से 25 नवंबर को पोखरण में आयोजित, पोखरण जैसलमेर में आयोजित भारत की तीनों सेनाओं के 13 दिन के इस युद्धाभ्यास में लगभग 30,000 जवानों ने भाग लिया। त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास, इस दौरान थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने भी अवलोकन करने के लिए यहाँ पर समय बिताया, यहाँ पर आए वो। आर्मी की 21 कोर की ओर से आयोजित त्रिशक्ति प्रहार में पुणे स्थित वायुसेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान ने मुख्य रूप से भाग लिया। इसमें सेना के तीनों अंग ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और रेडनेस का प्रदर्शन किया कि ऑपरेशन करने की क्या हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, क्या हमारे पास है और क्या हम इस प्रकार के कोई हमले के संबंध में तैयार हैं या नहीं, उसका प्रदर्शन इसके अंदर किया गया। नए हथियारों और तकनीकों को इसमें चेक किया गया। प्रमुख व्यक्ति और स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली हाई राइज मेमू ट्रेन जयपुर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी में मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट मेमू ट्रेन, इसकी फुल फॉर्म है ये मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन चलेगी। इसमें 8 कोच होंगे व अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। प्रत्येक कोच में सीसीटीवी और जीपीएस लगा होगा। मेट्रो की तरह डिस्प्ले पर स्टेशन की जानकारी मिलेगी का अगला स्टेशन दाईं ओर है, वैसे कुछ उसमें लिखा हुआ मिलेगा, पता नहीं वो तो बातचीत साउंड वगैरह होगा कि नहीं हो। तो पहली हाई राइज मेमू ट्रेन जयपुर से। राजस्थान का पहला डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये मैंने पहले भी बता दिया था, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान का त्वचा से संबंधित है ये, स्किन रिलेटेड। तो राजस्थान का पहला डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 5 करोड़ की लागत से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में डिप्लोमा व डिग्री कोर्सेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रशिक्षण देना शुरू किया गया है। ईवी की बढ़ती बिक्री के भविष्य ईवी में ही है, इसलिए इस प्रकार के कोर्सेज विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों में भी शुरू किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में इसका प्रशिक्षण देना शुरू किया है। राजस्थान का पहला फोर्टिफाइड चावल प्लांट ये बूंदी में स्थापित किया जाएगा। 5G टेस्टिंग लैब, देखिए 5G टेस्टिंग लैब केंद्रीय दूरसंचार विभाग की ओर से 5 स्थानों पर राजस्थान में खोली जा रही हैं। IIT जोधपुर, MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर, देखिए ये आगे MBM नाम आया है जो मैंने आपको बताया था सितंबर के अंदर, तो MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर में है, वो जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वाला एक एक्सीलेंस सेंटर था। बिट्स पिलानी और MNIT जयपुर वनस्थली विद्यापीठ, ये 5 स्थानों पर 5 5G टेस्टिंग लैब खोली जाएंगी। DNA फिंगरप्रिंट लैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में बनाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज के लेवल पर राजस्थान की ये पहली DNA फिंगरप्रिंट लैब है जो कि जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में बनाई गई है। प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ये काफ़ी लंबा कॉरिडोर है और ये वन्य जीवों के लिए आसान हो जाएगा, खासतौर से बाघों के लिए भी, कि वो लंबे एरिया में अब विचरण कर पाएंगे। वन विभाग की ओर से प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर रणथंभौर से सरिस्का तक बनाया गया है, यानी यहाँ से वहाँ तक एक लंबा एक एरिया ऐसा हो गया जिसके अंदर वो विचरण कर सकेंगे। इसमें बाघ धौलपुर के रास्ते रणथंभौर से सरिस्का तक यानी अलवर तक जा सकेंगे। बड़ी झील या बड़ा तालाब कंजर्वेशन रिजर्व है, ये उदयपुर के अंदर जो बड़ी झील है या जिसको बड़ा तालाब भी कहते हैं, बड़ी तालाब, उसके आसपास के क्षेत्र में महासीर मछली पाई जाती है, तो उसके संरक्षण के लिए इसे कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, बड़ी तालाब कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर।
विश्व की सबसे बड़ी रोटी, हालांकि ये इस प्रकार के आते रहते हैं, कभी कोई छोटी चम्मच, कभी बड़ा रोटी, कोई कूद जाता है, कोई है ना, पता नहीं किस किस प्रकार के अनोखे रिकॉर्ड बनते रहते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन इसके काफ़ी चर्चा में आ गई तो मैंने लिख दिया। भीलवाड़ा शहर में 8 अक्टूबर 2023 को विश्व की सबसे बड़ी रोटी 185 किलोग्राम इसका वजन था, ये बनी है, तो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका दर्ज कर दिया गया था। उदयपुर में समलैंगिक विवाह, हालांकि ये भारतीय जोड़ा नहीं है, एक अमेरिकी और एक इंडियन, तो जो अमेरिका में रहता है एनआरआई, वो समलैंगिक थे, इन्होंने यहाँ पर विवाह किया है जस्टा राजपूताना रिसोर्ट में उदयपुर के अंदर। नारेली अजमेर, ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर जो 24 जैन तीर्थंकर हैं, वहाँ उनके मंदिर और प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। पहले भी न्यूज़ आई थी, क्योंकि काफ़ी 1-2 वर्षों से बन ही रही है वहाँ पे, तो कई बार न्यूज़ आ जाती है। नारेली में अरावली पर्वतमाला पर 24 जैन तीर्थंकरों के मंदिर व प्रतिमाएं बन रही हैं नारेली अजमेर में। ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हो गए हैं। तो जैसा कि होता आया है, हमारे सीनियर हैं जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, जस्टिस MN श्रीवास्तव शॉर्ट में कहें तो, जो कि हर बार जब कोई यहाँ के मुख्य न्यायाधीश चले जाते हैं तो कई वर्षों से ये सीनियर हैं, तो इन्हीं का नाम आता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो अभी भी हम बात करें तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस MN श्रीवास्तव हैं। उसके बाद में हम बात करें हीरालाल सामरिया, ये देश के मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त किए गए हैं। इनका संबंध राजस्थान से है, इसलिए मैंने लिखा है। YK सिन्हा पहले हुआ करते थे CIC, अभी उनके स्थान पर हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है, और ये राजस्थान के डीग के मूल निवासी हैं। डीग आपने नए जिलों में नाम सुना ही होगा। दिव्यकृति सिंह, इनका काफ़ी बार नाम आ चुका है, पीछे इन्होंने जो एशियन गेम्स थे उसमें भी टीम स्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। चीन में हुए एशियाई खेलों में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीतने वाली दिव्यकृति सिंह को भारत निर्वाचन आयोग ने स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया है। स्टेट इलेक्शन आयुक्त दिव्यकृति सिंह। धीरज सेठ, भारतीय थल सेना की जयपुर स्थित दक्षिणी पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में BS राजू के स्थान पर धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। भारतीय थल सेना की कौन सी कमान है जिसका मुख्यालय जयपुर में है? दक्षिणी पश्चिमी कमान, उसका मुख्यालय जयपुर में है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन कहीं भी कैसे भी कभी फिट हो सकता है। तो धीरज सेठ को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। देवेंद्र आर्य, बहुत बार इनका हमने करंट अफेयर में पढ़ा है कि जो चंबल रिवर फ्रंट बन रहा है वहाँ पर एक बहुत बड़ी विश्व रिकॉर्ड वाली घंटी बन रही है, और इनके संबंध में इंडियन इंजीनियर का नाम मैंने काफ़ी बार बताया था, लेकिन अफसोसजनक खबर ये है कि इनका देहांत हो गया है उसी घंटी को खोलते हुए, और वो उनका काफ़ी वजनीदार थी, और उसके नीचे दबकर ये और इनका एक सहायक था, उनका निधन हो गया। मेले समारोह सम्मेलन या अभियान RIFF, ये जनवरी में आयोजित होगा। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका 10वां संस्करण 27 से 31 जनवरी 2024 को जयपुर के जेम सिनेमा में आयोजित होगा। RIFF, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 10वां संस्करण जनवरी में जयपुर में। डिजिटल बाल मेला, यूनिसेफ के सहयोग से जवाहर कला केंद्र जयपुर के शिल्पग्राम में 20 नवंबर को डिजिटल बाल मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि थे जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित हुआ। इसमें जो राजस्थान का मंडप था उसका उद्घाटन है वो उद्योग और वाणिज्य विभाग की मुख्य सचिव वीणा गुप्ता ने किया था। मोमासर उत्सव, 3 से 5 नवंबर को बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील के मोमासर कस्बे में यह कल्चरल फेस्टिवल आयोजित किया गया। मोमासर उत्सव ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पुष्कर मेला ठीक है, हर बार ही आता है। 14 से 27 नवंबर को आयोजित इस मेले का समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। तो पुष्कर मेले का आयोजन हुआ है 14 से 27 नवंबर को। सतरंगी सप्ताह, 16 से 22 नवंबर को प्रत्येक मतदाता तक मतदान का संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सप्ताह में 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें कम मतदान करने वाले जो केंद्र हैं उस पर विशेष फोकस किया गया है सतरंगी सप्ताह के दौरान। राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी ये 25 दिसंबर से 30 जनवरी तक जयपुर के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी, लगभग 1 महीने तक ये। धरती धोरानी महोत्सव, जयपुर के महाराणा प्रताप सभागार में नवंबर में 7 दिवसीय लोक संस्कृति महोत्सव धरती धोरानी का आयोजन किया गया। तो धरती धोरानी जयपुर महाराणा प्रताप सभागार में।
राज एपिकॉन देश भर के 90 जाने माने विशेषज्ञ और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 800 से अधिक फिजिशियंस के साथ कोटा में आयोजित 2 दिवसीय राज एपिकॉन व पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का शुभारंभ मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला ने किया। इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने पिता के नाम पर उनकी स्मृति में अनुसंधान के लिए एपीआई अवार्ड देने की घोषणा करता हूँ। उनके पिता का नाम श्री कृष्ण नाम है, श्री कृष्ण बिरला। श्री कृष्ण मतलब श्री में वैसे नहीं लगा रहा, उनका नाम ही है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण बिरला, कल को पुरस्कार ऐसा हो जाए श्री कृष्ण बिरला एपीआई अवार्ड ऐसा कुछ नाम आ जाए तो आप देख लेना। तो राज एपिकॉन का आयोजन है वो कोटा में हुआ था। सांस अभियान ये चलता ही रहता है हर वर्ष ही। निमोनिया से शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए नवंबर से फरवरी तक सांस अभियान चलाया जाएगा। निमोनिया से संबंधित है, याद रखना। अब आता है पुरस्कार और सम्मान। डॉक्टर मधुकर गुप्ता, मैंने आपको बताया था, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। पुर्तगाल के लिस्बन में, पुर्तगाल की राजधानी है ये, 19वें अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों के सम्मेलन और पुरस्कार समारोह में राजस्थान के चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता को प्रतिष्ठित पुरस्कार इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरी माटी मेरा देश अभियान में राजस्थान को अमृत पुरस्कार दिया गया है। तीसरा पुरस्कार था ये राजस्थान और हरियाणा को संयुक्त रूप से दिया गया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान ये लगभग 9 अगस्त को शायद ये शुरू हो गया था देश में। 31 अक्टूबर 2023 को राजस्थान ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अमृत अवार्ड इसके नाम पर दिया गया है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में प्रधानमंत्री ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहला पुरस्कार जम्मू और कश्मीर को, दूसरा पुरस्कार गुजरात को दिया गया, तीसरा पुरस्कार संयुक्त रूप से राजस्थान और हरियाणा को दिया गया है। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने ये ग्रहण किया है, जिनका अभी कार्यकाल समाप्त होने वाला है। हरित बगिया के लिए पुरस्कार ये अनूपगढ़ को मिला है। अनूपगढ़ जिले में हरित बगिया नवाचार के लिए अनूपगढ़ नगर पालिका को भारत सरकार के आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। 48वां काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार ये जोधपुर के निवासी शैलेश लोढ़ा को कविताएं बांचते हुए आपने टीवी पर भी देखा होगा। तो जोधपुर के शैलेश लोढ़ा को 48वां काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार दिया गया है। कांडेनास्ट रीडर्स चॉइस अवार्ड ये एक वेबसाइट है और शायद पत्रिका भी होगी। तो पैलेस ऑन व्हील्स जो ट्रेन चलती है उसको दुनिया की दूसरी सबसे लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन इन्होंने घोषित किया है, माना है। कांडेनास्ट रीडर्स चॉइस अवार्ड 2023। उसके बाद में अंतिम हमारा सेक्शन आता है खेल खिलाड़ी का। 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए हैं गोवा के अंदर और इन नेशनल गेम्स में राजस्थान ने 66 पदक जीते हैं, जिसमें से 14 स्वर्ण हैं। 14 स्वर्ण, 18 रजत और 34 कांस्य सहित 66 पदक जीतकर राजस्थान ने 13वां स्थान प्राप्त किया है। ये संख्या काफ़ी इसलिए लग रही है क्योंकि पिछली बार राजस्थान ने सिर्फ 30 ही पदक जीते थे। राजस्थान के दल का नेतृत्व जो तीरंदाज रजत चौहान है उन्होंने किया। तीरंदाज है आर्चरी जिसको खेल बोलते हैं। तो रजत चौहान राजस्थानी टीम के नेतृत्व करते थे। इसमें जो प्रमुख जो खास तौर से मैंने गोल्ड वाले लिखे हैं, 1-2 रजत वाले लिखे हैं, बाकी तो पुरस्कार 66 तो कैसे लिख सकते हैं और नहीं इंपॉर्टेंट होते इतने। बास्केटबॉल में देखो राजस्थान की पुरुष टीम ने दिल्ली को हराकर स्वर्ण पदक जीता, एक तो ये हो गया। प्रमुख खिलाड़ी बास्केटबॉल टीम के लोकेंद्र सिंह, जयदीप सिंह, पीयूष मीणा थे। जूडो के अंदर जयपुर की आराध्य चोपड़ा ने 90 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता जूडो में। तलवारबाजी के अंदर खेतड़ी के सुनील जाखड़ ने सिंगल्स और टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते। खेतड़ी के सुनील जाखड़ ने तलवारबाजी में। भारोत्तोलन में यानी वेट लिफ्टिंग के अंदर नितेक जांगिड़ ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में 317 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। नितेक जांगिड़। वुशु ये प्रतियोगिता में एक प्रकार की फाइट ही होती है ये, इसके अंदर राजस्थान में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। तो वुशु टीम ने 4 स्वर्ण पदक सहित कुल 8 पदक जीते। मुकेश चौधरी, तौसीफ हसन, नीतिका बंसल, नीलम चौधरी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तीरंदाजी यानी आर्चरी के अंदर महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता है पंजाब को हराकर। पुरुष कंपाउंड टीम कांस्य पदक ही जीत पाई। रजत चौहान और प्रिया गुर्जर ने रजत पदक जीता है व्यक्तिगत स्पर्धा में, टीम में नहीं, व्यक्तिगत स्पर्धा में अलग से। फिर उसके बाद में पेनक्सिलाट, ये भी एक प्रकार की फाइट है, मार्शल आर्ट से संबंधित है। इसमें अदिति नाहारला, रवि चौधरी, मोहम्मद इस्लाम खान इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं पेनक्सिलाट। रोल बॉल में पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता। साइकिलिंग में मोनिका जाट ने स्वर्ण पदक जीता। हैमर में झुंझुनू की मंजू बाला ने रजत पदक जीता। इनका कई बार चूरू भी नाम लिखा हुआ जाता है क्योंकि चूरू की थी, शायद इनका विवाह वहाँ पे हुआ है तो झुंझुनू आने लग गया। तो मंजू बाला ने रजत पदक हैमर में। ताइक्वांडो में सोनिया शर्मा ने रजत पदक जीता है।
उसके बाद में आती है 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप, जो नई दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में हुई। तो राजस्थान के स्कीट निशानेबाज अनंतजीत सिंह नरूका ने यहाँ पर अपना पहला व्यक्तिगत सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीता है। जोधपुर के सैयद जुनैद ने भी डबल ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। सीकर के दीपेंद्र सिंह शेखावत ने भी इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो अनंतजीत सिंह नरूका, सैयद जुनैद और दीपेंद्र सिंह शेखावत। विराट कोहली, हाल ही में इन्होंने एक दिवसीय मैचों में 50वां शतक लगाया था, तो चर्चित रहे हैं। तो जयपुर के नाहरगढ़ किले के अंदर जो वैक्स म्यूजियम है उसमें विराट कोहली की मोम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस म्यूजियम के संस्थापक अनूप श्रीवास्तव हैं। अक्षय जाखड़, कोरिया के चांगवान में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में झुंझुनू के पिस्टल शूटर अक्षय जाखड़ ने स्वर्ण पदक जीता है। अक्षय जाखड़ पिस्टल शूटर स्वर्ण पदक जीता है कोरिया के चांगवान में। दिव्यकृति सिंह का फिर नाम आ गया है। जयपुर की घुड़सवार हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जिन्होंने जो चीन के अंदर एशियाई खेल हुए थे इन्होंने टीम स्पर्धा के अंदर घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता था। अभी सऊदी अरब के रियाद में जो आयोजित हुई सऊदी इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन कप, उसमें इन्होंने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो घुड़सवार हैं ये दिव्यकृति सिंह, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये आएगा आने वाले एग्जाम्स में। पंकज सिंह, ये राजस्थान के तेज गेंदबाज थे, इनको रणजी के कप्तान भी रह चुके हैं राजस्थान टीम के। राजस्थान क्रिकेट अकादमी का निर्देशक बनाया गया है। तो राजस्थान क्रिकेट अकादमी, तो इसका शॉर्ट फॉर्म आरसीए ही होगा, लेकिन आरसीए जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष तो वैभव गहलोत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे। लेकिन राजस्थान क्रिकेट एकेडमी का अध्यक्ष है वो पंकज सिंह को बनाया गया है। 43वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप ये भरतपुर में आयोजित की गई 16 से 21 नवंबर को। इसमें टीम का जो पुरुष वर्ग की जो टीम है वो झारखंड ने जीता, महिला वर्ग का खिताब हरियाणा ने जीता। व्यक्तिगत पुरुष वर्ग में हरियाणा के राहुल और व्यक्तिगत महिला वर्ग में राजस्थान की प्रतीक्षा ने स्वर्ण पदक जीता। देखिए, मैं खुद कहूँ तो मुझे इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं लगते इस प्रकार के डेटा, लेकिन पीछे मैंने सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम देखा उसमें मैंने देखा कि खेल में तो पता नहीं कहाँ कहाँ से, मतलब बिल्कुल ही आप लोकल स्तर की जो एकदम छोटी प्रतियोगिता हम कह सकते हैं उसका भी ये पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने इनको शामिल करना शुरू किया है। एशियन पैरा गेम्स ये पिछली पीडीएफ में आ चुका है, लेकिन 1-2 यहाँ पर छूट गया था डेटा, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। चीन के हांगझू में संपन्न इन खेलों में पैरा गेम्स की बात कर रहा हूँ, एशियन गेम्स भी यही हुए थे। निमिषा सुरेश ने T47 लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में 5.15 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। तो निमिषा सुरेश ने लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक जीता है। झुंझुनू की अनीता चौधरी ने रोइंग में, जो एक प्रकार से नाव चलाते हैं उसके अंदर, PR3 मिक्स्ड डबल स्कल्स में रजत पदक जीता। मिक्स्ड डबल्स में, यानी एक पुरुष और एक महिला, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है अनीता चौधरी ने, और निमिषा सुरेश ने स्वर्ण पदक जीता है इसके अंदर लॉन्ग जंप के अंदर। तो ये था पूरा का पूरा मैटर नवंबर का। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए, अन्य कोर्सेज के लिए आप हमारी एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 को डाउनलोड कर सकते हैं नए साल के ऊपर। और अभी जो कौन सा त्यौहार बोलते हैं उसको, 25 दिसंबर क्रिसमस डे के अवसर पर विभिन्न प्रकार के ऑफर्स भी आप उसमें देख पाएंगे। धन्यवाद।